नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के साथ, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस के ऑयल एक्सपोर्ट्स की। तो यूएस के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है इंडिया को, वो डबल हो गए इन द मंथ ऑफ फेब। एंड रशिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो गिरे हैं। उसका मेन रीजन है यूएस ने लगाए हुए सैंक्शंस ऑन दी रशियन ऑयल। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है दे हैव फॉलन बाय 25% इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी कंपेयर्ड टू जनवरी। तो जैसा कि मैंने कहा, मेनली इम्पैक्ट जो है वो यूएस के सैंक्शंस की वजह से ही आया है। एंड रशिया से अगर इंपोर्ट्स कम हो गए तो बड़े कहाँ से है? वो बड़े हैं मेनली यूएस से एंड मिडिल ईस्ट से। यूएस से आने वाले जो यूएस के किए जाने वाले ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो लगभग डबल हो गए हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। जबकि बाकी कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, इन्होंने भी अपना सप्लाई जो है ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वो बढ़ाया है। तो मेनली जो सैंक्शन आया है उस वजह से हुआ ये है कि रशिया के ऑयल का सप्लाई ही मार्केट में कम हो गया है, जिस वजह से इंडिया जैसी कंट्री वहां से इंपोर्ट कर नहीं पा रही है। मेनली इससे इम्पैक्ट हुई है रशियन क्रूड की अवेलेबिलिटी। मेनली उनका जो लाइट स्वीट ब्लेंड होता है, एक ग्रेड ऑफ क्रूड है, तो वो इससे इम्पैक्ट हुआ है। मेनली इंडियन रिफाइनर्स को जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा ऑयल परचेस करना पड़ रहा है फ्रॉम यूएस एंड मिडिल ईस्ट, जो कंपनसेट कर सके फॉर द रिड्यूस्ड रशियन ऑयल सप्लाई। प्रेशर करंटली काफी बरकरार है फ्रॉम ट्रम्प। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अर्ज किया है कि इंडिया अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स है फ्रॉम द यूएस वो इंक्रीज करे एंड इससे ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो रिड्यूस कर सके। उनके प्लान्स है कि जो एनर्जी परचेज है इंडिया का फ्रॉम द यूएस दैट इंक्रीजेस बाय 2/3 टू $25 बिलियन। अगली न्यूज है रिगार्डिंग एप्पल। एप्पल इज गोइंग टू इन्वेस्ट $500 बिलियन इन यूएस एक्सपांशन। बहुत बड़ी अमाउंट है ये, उनकी लार्जेस्ट एवर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ये होने जा रही है, जिससे 20,000 जॉब्स वो ऐड करने वाले हैं एंड एआई फैसिलिटीज भी डेवलप करने वाले हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ऑफ इन्वेस्टिंग दिस मनी, वो मेनली फोकस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, सिलिकॉन इंजीनियरिंग पे एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जिससे वो ये 20,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे जो मेनली R&D पर फोकस्ड होंगे, एआई पर होंगे एंड मशीन लर्निंग पर फोकस्ड होंगे। इस इन्वेस्टमेंट के पार्ट में एप्पल एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन करने वाला है इन ह्यूस्टन, जो डेडिकेटेड होगी टू प्रोड्यूसिंग सर्वर्स फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। इसके अलावा एप्पल लॉन्च करने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग एकेडमी इन डेट्रॉइट, जो पार्टनर करेगा विद यूनिवर्सिटी सच एज मिशिगन स्टेट, जो ट्रेन करेगा बिजनेस एंड वर्कर्स को इन एआई ड्रिवन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। एप्पल डबलिंग कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स, डबल कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स इन यूएस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फंड टू $10 बिलियन, जो सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड चिप प्रोडक्शन। जो टीएसएमसी है, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उनका एक फैसिलिटी है इन एरिजोना एंड ऑब्वियसली एप्पल इज द लार्जेस्ट कस्टमर ऑफ टीएसएमसी। इंडियन इकोनॉमी न्यूज की बात करते हैं, जहां पर सबसे पहली बात है रिगार्डिंग इंडिया और यूके के एफटीए निगोसिएशंस, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के निगोसिएशंस। तो ये जो एम है वो है टू ट्रिपल द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इन द नेक्स्ट 10 years, जिसके इंडिया की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, वो है विथ द यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बोथ साइड्स ने ये एम्फसाइज किया है कि दोनों ही कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो ऐसे ट्रेड एनवायरनमेंट बनाने चाहिए, जिससे दोनों ही कंट्रीज ग्रो हो सके और कैपिटलाइज कर सके ऑन दी कॉन्टेम्पररी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ जो दोनों दोनों इकोनॉमीज की है उस पर। तो जो एफटीए है दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज जो बिजनेस एंड कंज्यूमर्स दोनों के लिए होगी। एंड जो करंट मर्चेंडाइज ट्रेड है बिटवीन बोथ कंट्रीज वो अराउंड $20 बिलियन को है, जो दोनों कंट्रीज चाहती है कि 2-3 times हो सके ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो यूके जो है इस अग्रीमेंट को टॉप प्रायोरिटी मान रहा है करंटली, फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूके। बोथ साइड्स ने हालांकि ये क्लैरिफाई किया कि इमिग्रेशन जो है वो इस एफटीए नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है। तो बिजनेस मोबिलिटी, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स एंड शॉर्ट टर्म वर्क वीजा रिलेटेड है, दैट इज कंसिडर्ड सेपरेटली फ्रॉम इमिग्रेशन। अगली न्यूज है रिगार्डिंग अ सर्वे अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लाइकली है टू रिबाउंड, यानी वो वापस आ गई है टू 6.3% इन Q3 एज पर अ सर्वे। दीज आर नॉट ऑफिशियल नंबर्स, एज पर अ सर्वे ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इंडिया की इकोनॉमी का रिबाउंड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 6.3% आया होगा। आपको याद होगा कि अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर था वहां पर नेशनल इलेक्शंस की वजह से Q2 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ काफी कम आया था टू 5.4%, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर का ये 8.2% रहा था। तो इस वजह से भी एंड बाकी चीजों की वजह से भी
लाइक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी पैसे विड्रॉ किए इंडिया के इक्विटी मार्केट से, जिसने इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो भी स्लो डाउन कर दिए थे। ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो डबल डिजिट्स में हुआ है इन द Q3, ऐसा माना जा रहा है, जिससे जो सजेस्ट करता है कि बेसिकली एक रिबाउंड जो है दैट वाज अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रिवन। हाउस होल्ड कंजम्पशन थोड़ा सा स्लगिश रहा ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, जिससे जो बेसिकली ये सिग्नल कर रहा है कि थोड़ी सी इनइक्वालिटी जो है दैट हैज वर्सनड, जिससे पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्रोथ लॉन्गर टर्म में थोड़ा सा कम हो गया है। जीडीपी के फोरकास्ट अगर हम देखें तो Q3 के लिए देयर वर बिटवीन 5.8% और 7.4%, जो एवरेज एक्सपेक्टेशन थी 6.3% की, उसी के आसपास माना जा रहा है कि ये नंबर्स होंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड भी एस्टिमेटेड है कि वो 6.2% से एक्सपांड हुई होगी। मूडीज के एनालिटिक्स ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ विल स्लो डाउन इन 2025 टू 6.4%, जो हाईलाइट करता है चैलेंजेस जो करंटली इंडियन इकोनॉमी में करंटली दिख रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट, जहां पर एनटीपीसी, डाबर, रिलायंस जैसे कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स प्लेज किए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि दे विल बी, इट्स नॉट अ कमिटमेंट, बट वो एक डिजायर सिर्फ जता रहे हैं वहां पे कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी इन मध्य प्रदेश। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि दे आर कमिटेड टू 60,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स, जिससे कंपनी की एंट्री होगी मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। एनटीपीसी ने भी प्लेज किए हैं लगभग 1,20,000 करोड़, जो 2 गीगावाट्स की रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी से वो लाना चाहते हैं, एंड 80,000 करोड़ फॉर ग्रीनफील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अदानी ग्रुप ने भी प्लेज किए हैं 1,10,000 करोड़ ट्रिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो सेवरल सेक्टर्स में होगा, इंक्लूडिंग पम्प स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स, थर्मल एनर्जी। Adani is also in talks for another 10 lakh crores of investment for Greenfield Smart City Airport and coal gasification projects. ये सारे projects are expected to generate 1,20,000 jobs, जो 2030 तक वो लाना चाहते हैं। तो like I said, ये कोई हार्ड एंड फास्ट कमिटमेंट नहीं होती, बट दिस इज जस्ट अ डिजायर ऑफ ऑल दीज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट इनवाइट कर रहा है बिड्स फ्रॉम मर्चेंट बैंकर्स एंड लीगल फर्म्स टू डाइवेस्ट स्टेक, यानी वो स्टेक अपनी कम करना चाहते हैं फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दीपम जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है विच टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने बिड्स इनवाइट किए फ्रॉम मर्चेंट बैंकर्स। ये जो बिड्स होंगे दे विल बी फॉर 3 years, जो एक्सटेंडेबल है बाय 1 year, एंड इसके अंडर जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है, विच इंक्लूड्स बैंक्स लाइक पंजाब एंड सिंध बैंक, जहां पर 98.3% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.4% है, यूको बैंक में 95.4% है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.1% है, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 86.5% है। इसके अलावा बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IRFC, जिसमें 86.36% स्टेक है गवर्नमेंट का, न्यू इंडिया एश्योरेंस में 85% है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 82% है। तो ये सारे कंपनीज में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक है, एंड अब वो चाहते हैं कि थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट करके गवर्नमेंट बेसिकली थोड़ा सा कैश यहाँ से रेज कर सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने हालांकि ये इंटेंशन अनाउंस किया था टू प्राइवेटाइज 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड IDBI बैंक इन 21-22 बजट। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस IDBI बैंक की करंटली अंडरवे है, बाकी चीज़ों को करंटली गवर्नमेंट सीम्स टू बी ब्रिंगिंग इन एक्शन, ऐसा करंटली दिख रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफ द सिलेक्टेड बैंकर्स वो होंगी टू कंडक्ट मार्केट सर्वे, ऑर्गेनाइज रोड शोज एंड अरेंज मीटिंग विद इन्वेस्टर्स, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो कम्युनिकेट किया जा सके। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग मनप्पुरम फाइनेंस। तो बेन कैपिटल जो एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, इट इज लाइकली टू क्लोज इन ऑन अ डील ऑफ $1 billion इन मनप्पुरम फाइनेंस। तो ये डील के अंतर्गत बेन कैपिटल विल बी एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक इन मनप्पुरम फाइनेंस, एंड जो प्रमोटर ग्रुप है विच इज लेड बाय नंद कुमार VP, जो करंटली 35% ओन करते हैं, तो उनका ही स्टेक अक्वायर करने की बातें यहाँ पर करंटली हो रही है। मनप्पुरम का करंटली मार्केट कैप इज अराउंड 17,000 करोड़। बेन ये पैसा इन्फ्यूज करके प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले रहा है, एंड दे विल बाय शेयर्स फ्रॉम प्रमोटर्स। जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है दैट विल बी प्राइस्ड 12.5 to 15% higher than the current market price, and जो expected blended price है for these shares that will be around 237 to 240 rupees per share.
बेन को 25% इनिशियली अक्वायर करने के बाद उनको एक ओपन ऑफर भी देना होगा टू अक्वायर अनदर 26%। तो इससे कंपनी का टोटल स्टेक अराउंड 50% के आसपास हो जाएगा विद द पोटेंशियल पेमेंट ऑफ अराउंड 10,000 करोड़। बेन ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंट्रोल भी लेगा एंड अपना नया सीईओ भी लाएगा, वाइल नंद कुमार जो है ही विल टेक अ नॉन एग्जीक्यूटिव रोल। इसी के चलते मन्नपुरम के शेयर्स पिछले कुछ समय से जो है इस डील के स्पेकुलेशन में इनके शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ी थी। प्रीवियसली बेन कैपिटल ने आईडीएफसी, पूनावाला फाइनेंस, कैरल के साथ एक डील करने की कोशिश की थी टू एंटर दी एनबीएफसी स्पेस इन इंडिया, पर वो हुआ नहीं था। बट इट सीम्स कि दे आर फाइनली डन इट थ्रू मन्नपुरम फाइनेंस। अशोक लेलैंड जो है दैट इज टारगेटिंग 2,000 करोड़ इन सेविंग्स विद फोकस ऑन लीनर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट ग्रोथ। यानी कंपनी अपनी बैलेंस शीट ठीक ठाक करके कॉस्ट सेविंग्स करके अराउंड 2,000 करोड़ का सेविंग्स करने का टारगेट करंटली रख रही है। कंपनी ने ऑलरेडी 750 करोड़ FY23 में एंड 24 में सेव किए थे थ्रू दिस, एंड 600 करोड़ का सेविंग्स वो टारगेट कर रहे हैं FY25 एज वेल। फोकस जो है वो इस पर शिफ्ट हो रहा है कि वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके। कंपनी का जो मार्केट शेयर है मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में वो रिसेंटली इंक्रीज हुआ है टू 29.4%। कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो मेनली इंक्लूड करती है ई सोर्सिंग, जीरो बेस्ड कॉस्टिंग एंड सप्लायर नेगोशिएशंस। रिसेंटली नंबर्स काफी ठीक ठाक आए हैं कंपनी के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है टू 13% इन दिसंबर 24, जो 4% था इन दिसंबर 21। हालांकि दिसंबर 21 में कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफी सारे थे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 32% से बढ़ गया है इन Q3 ऑफ FY25। ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैव रीच्ड 12.8%। कंपनी अपने बिजनेस को नॉन ट्रक बिजनेस में भी एक्सपांड करना चाहती है, विच इंक्लूड्स स्पेयर पार्ट्स, पावर सॉल्यूशंस एंड डिफेंस। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन हम फाइनली बिलीव इट और नॉट सेक्शन की भी बात करके ही जाएंगे। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में आज एक छोटी सी बात होगी, एंड बात होगी बर्कशायर हैथवे के कैश फाइल की। इससे पहले भी बर्कशायर हैथवे के बैलेंस शीट पर जो कैश है उसकी बात हमने इससे पहले भी की है बिलीव इट और नॉट में, लेकिन वो कैश फाइल अब और भी बढ़ गया है, राइट। अब वो कैश फाइल हो गया है $321 बिलियन का। $321 बिलियन इज रफली समवेयर अराउंड 28 लाख करोड़। ये इतना बड़ा कैश फाइल है कि इससे बर्कशायर हैथवे कंप्लीट शेयर होल्डिंग ऑफ रिलायंस एंड टीसीएस भी खरीद सकता है लगभग। तो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पर भी बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।